फिर आता है 48(3), अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब ये क्या कहता है, देखो ये कैश पेमेंट्स को डिसअलाउ करने का फंडा है। गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से क्या होता है कि आपने किसको पे किया वो लिंक गवर्नमेंट को समझ में आ जाती है। तो गवर्नमेंट देख सकता है, यू से दैट यू हैव पेड टू मिस्टर अभिषेक, तो अभिषेक के अकाउंट में रिसीट दिख रही है क्या? गवर्नमेंट कैन गो इन क्वेश्चन अभिषेक कि भाई आपको इनकम हुई थी, आपने क्या किया, हैव यू पेड टैक्स? तो मेरे खर्चे दूसरों की इनकम होती है, ये लिंक लगना जरूरी है। और अगर अपन कैश में पेमेंट दिखा देंगे तो मैं तो लिख दूंगा पेमेंट टू अभिषेक। कौन अभिषेक? मैंने बोला भैया आया था एक अभिषेक, मैंने पेमेंट दिया उसको कैश। अरे लेकिन वो अभिषेक कौन, कहां, क्या, कैसे, हु विल प्रूव? अकाउंट टू अकाउंट पैसा नहीं जा रहा ना, तो वो पैसा किस अभिषेक को गया ये गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता। सो हेंस देयर विल बी टैक्स इवेजन एंड क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन दोनों को रोकने के लिए ये सेक्शन है 48(3, जो कहता है कि कोई भी पेमेंट अगर आप करते हो एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अगर आप पेमेंट कर रहे हो और अगर एक दिन में एक आदमी को 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का पेमेंट है, रादर मोर देन 10,000, 10,000 रुपए नहीं, 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट है, इट हैज टू बी डन ईदर बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तीन तरीकों से आप कर सकते हो, वरना ये डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब ये मैंने पहले भी आपको समझाया था, ये अपना ने डिप्रिसिएशन में भी देखा है ना, फिर यहाँ पे भी है, एक बीच में आई थिंक एक और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी आया था, 35D में आया था। कोई भी खर्चा अगर 10,000 से ऊपर का है जिसका एक पेमेंट या फिर मल्टीपल पेमेंट्स इन अ डे, एक दिन में 2-4 बार किया, तो उसको भी एग्रीगेट करके देखते हैं टू अ पर्सन, एक आदमी को एक बार में या एक दिन में कई बार एग्रीगेट करके अगर 10,000 रुपए से ऊपर जा रहा है, देन यू हैव टू मेक इट बाय अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट, है ना। लेकिन इसमें लैक्यूना भी मैंने आपको बताया था। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि यू कैन अवॉइड दिस सेक्शन by making different multiple payments in separate days। हर दिन आप 10,000 रुपए का पेमेंट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो दैट इज लैक्यूना, दैट इज द शॉर्टकमिंग ऑफ दिस सेक्शन। ऐसा सेक्शन में चेंज करना चाहिए, सेक्शन को बदलना चाहिए अगर गवर्नमेंट को इसका रियल इम्पैक्ट चाहिए। तो इसमें क्या बोलना चाहिए कि अगर खर्चा ही 10,000 रुपए से ऊपर है तो चाहे आप उसका पेमेंट एक दिन में करो, चाहे मल्टीपल डेज में करो, चाहे 50 दिन में करो, अगर खर्चा ही 10,000 से ऊपर है तो आप एक करो, 50 पेमेंट करो, थोड़े थोड़े, इट हैज टू बी पेड बाय अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट, ऐसा बोलना चाहिए। खर्चा 10 के ऊपर है देन एनी पेमेंट शुड बी बाय अकाउंट पे चेक, ये बोलना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला, खर्चा साला 10 लाख का भी हो, खर्चा 10 लाख का है, लेकिन उसका पेमेंट अगर आप रोज हर दिन 10-10 हजार रुपए करके करते हो तो आप कैश में भी कर सकते हो। तो ये तो इजी वे आउट हो गया ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर चलो, अभी मैं तो लॉ मेकर नहीं हूं, आई एम जस्ट अ टीचर। जब आप लोग मुझे इलेक्ट कर लेंगे पार्लियामेंट में और मैं बन जाऊंगा फाइनेंस मिनिस्टर, तब मैं लॉ को अमेंड कर दूंगा। तो देखते हैं, देखो सेम है ये, बिल्कुल पहले 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन कि वेयर एन assessee incurs any expenditure in respect of which a payment, यानी सिंगल पेमेंट, और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स मेड टू अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में एक आदमी को मल्टीपल पेमेंट्स, एक पेमेंट या फिर एक आदमी को मल्टीपल पेमेंट्स इन वन डे। तो एग्रीगेशन जो करना है वो डे वाइज करना है, एक दिन के अंदर है तो एग्रीगेट करो, एक दिन के बाहर है तो एग्रीगेट नहीं करने का। Otherwise than by account pay check or bank draft drawn upon a bank or use of electronic clearing system, तो लॉ में नेगेटिव है। Otherwise than by these 3 methods exceeding ₹10,000 और 35,000, 35,000 ट्रांसपोर्ट के लिए है, इन केस ऑफ पेमेंट मेड फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस। तो 35,000, ये ब्रैकेट यहाँ गलत आ गया है, हाँ 35,000 फॉर ट्रांसपोर्ट
लीजिंग और प्लाइंग और हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस, यानी ट्रक जो अपन लेते हैं ना बिजनेस में, ट्रक को पेमेंट करना पड़ता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, तो उसमें 35,000 की लिमिट है, बाकी कोई भी खर्चे में 10,000 की लिमिट है। देन नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। और उसमें प्रोविजो भी है, फिर इसके एग्जांपल देता हूं मैं। प्रोविजो ये कहता है कि अगर एक साल में आपने खर्चा किया, अच्छा चलो इसका एग्जांपल बाद में देता हूं, पहले इसको एग्जांपल समझा देता हूं, फिर वो अपन प्रोविजो पढ़ते हैं। तो एग्जांपल क्या है कि एक एक्सपेंडिचर है पेएबल टू राकेश 36,000, एक एक्सपेंडिचर, वन एक्सपेंडिचर पेएबल टू राकेश 36,000, जो भी होगा, इट कैन बी सैलरी। अच्छा, ये पहले एक पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, सर कौन से एक्सपेंसेस यहाँ कवर होंगे, विच एक्सपेंस विल बी कवर्ड बाय 43? ऑल एक्सपेंसेस विच आर अलाउएबल एज डिडक्शन, विच आर अलाउएबल एज डिडक्शन, जो भी अलाउएबल एक्सपेंसेस है वही 43 में डिसअलाउ होंगे, जो अलाउएबल ही नहीं है वो डिसअलाउ भी नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस, एग्रीकल्चर एक्सपेंस अलाउएबल है क्या? नो, बिकॉज दे आर फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो वो खर्चों का वैसे ही डिडक्शन मिलने वाला ही नहीं है, जो मिलने वाला ही नहीं है तो उसको क्या वापस से एड बैक करोगे प्रॉफिट के अंदर? नो। तो यहां जो अलाउएबल है 30 to 37 जो सेक्शन देखा अपन है अलाउएबल वाले सेक्शंस, उसमें ये कवर होना चाहिए, अलाउएबल होना चाहिए तो वो डिसअलाउ होगा। अगर अलाउएबल ही नहीं है तो डिसअलाउ भी नहीं होगा। ठीक है। तो अलाउएबल है और फिर उसका वन पेमेंट और मल्टीपल पेमेंट्स इन अ डे, एक दिन में, इन अ डे, एग्रीगेट ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स इन अ डे exceed 10,000 or 35,000 as the case may be, and is not made by account payee check, account payee bank draft, डीडी भी कहते हैं उसको, और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तीन मेथड दिए, तीन मेथड में से कोई भी एक से करो ऐसा बोला है। अगर नहीं करोगे, तीनों में से कोई भी एक मेथड से नहीं करोगे, देन सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। अब इसमें एक कंट्रोवर्सी है कि सच एक्सपेंडिचर यानी क्या, कितना। तो देखो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, तो यहां पे कितना खर्चा किया था अपन? 36,000 किया था एग्जांपल में, तो उसी को लेके अपन चलते हैं। देखो एक्सपेंडिचर 36,000, वापस से लिखता हूं। पेमेंट कैसे किया, एक एग्जांपल लेते हैं। 12 जनवरी को 20,000 अकाउंट पे चेक से किया और 14 जनवरी को 16,000 कैश में कर दिया। तो बताओ कि डिसअलाउ कितना होगा? लॉ में क्या लिखा है? देन सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। तो सच एक्सपेंडिचर यानी क्या पूरा 36,000 डिसअलाउ होगा कि 16,000 डिसअलाउ होगा या सिर्फ 6,000 डिसअलाउ होगा? तीन आंसर में आपको तीन ऑल्टरनेटिव्स देता हूं। पूरा 36,000 डिसअलाउ, या 16,000 डिसअलाउ जो कैश में किया वो, या 6,000। 10 तक तो कर ही सकते हैं, 10 के ऊपर जो 6 है वो 6,000 डिसअलाउ। कितना डिसअलाउ होगा? 36, 16
के 6. Right answer is disallowed under section 48(3) would be thousands में तो होगा, उतना आंसर सही है. अब बताओ कितना? 6,000, 16,000 कि 36,000? So right answer is कितना? जल्दी बताओ. गलत है क्या? ठहरो. 16,000. पूरा 36,000 जिन्होंने सोचा वो उन्होंने सोचा कि सच एक्सपेंडिचर पूरा ही एक्सपेंडिचर डिसअलाउ करना है. नो, वहां क्या बोला है? एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट इज मेड अदरवाइज देन दीज 3 मेथड्स. अदरवाइज देन दीज 3. तो 20,000 तो अकाउंट पे चेक से हुआ है ना, तो वो डिसअलाउ नहीं होगा. अदरवाइज वाला पेमेंट कितना है? अदरवाइज देन बाय दीज 3 वाला पेमेंट कितना है? 16. तो 16,000 फुल्ली डिसअलाउ होगा. सिर्फ 10,000 से ऊपर जो 6,000 है वो नहीं, फुल्ली डिसअलाउ होगा, कंप्लीटली डिसअलाउ हो जाएगा. तो 16,000 विल बी फुल्ली डिसअलाउड. आया समझ में? तो पहला था, सिंपल था. दूसरा देखते हैं. एक्सपेंडिचर 40,000. पेमेंट एज फॉलोज. 19 जनवरी को हमने पे किया 20,000 अकाउंट पे चेक से, और 21 जनवरी को 12,000 बेरर चेक से पे किया, और 8,000 कैश में पे किया. तब क्या होगा? जो 20,000 हमने अकाउंट पे चेक से पे किया, इसको तो प्रॉब्लम नहीं है. फिर 21 तारीख को 2 पेमेंट है, 12,000 और 8,000. एक बेरर चेक से है और एक कैश में है. तो दोनों क्या हो गए? अदरवाइज वाले हो गए. तो दोनों अदरवाइज वाले हैं और एक ही दिन में है, तो इनको क्या करना है? एग्रीगेट. और एग्रीगेट करके कितना हो रहा है? 20. 10 के ऊपर है, तो ये 20,000 हो जाएगा डिसअलाउ. आए समझ में? वेरी सिंपल. तो लिख लो पॉज करके. फिर इसको चेंज करता हूं मैं कि अगर 20,000 अकाउंट पे चेक से दिया और 21 तारीख को 9 बजे 6,000 रुपए कैश में दिया, और 4 PM को और 4,000 कैश में दिया, और 23 जनवरी को जो बैलेंस 10,000 है वो कैश में दे दिया. अब बताओ क्या होगा? विल देयर बी एनी डिसअलाउंस? नो, क्योंकि ये 20 तो अकाउंट पे चेक से दिया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. फिर ये देखो 9 बजे और 4 बजे एक ही दिन में है, इसको एग्रीगेट करेंगे. लेकिन एग्रीगेट भी अगर आप करोगे तो कितना हो रहा है? 10,000 ही हो रहा है, तो वो लिमिट के अंदर है. और फिर 23 जनवरी को वापस से 10,000 है, ये भी लिमिट के अंदर है. और ये दोनों को ऐड करेंगे या एग्रीगेट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि डेट अलग अलग है. तो ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये तो अच्छा ही है. यानी कि देयर विल बी नो डिसअलाउंस. नो डिसअलाउंस. ठीक है. फिर और एक लेता हूं इसी के अंदर. कि मान लो कि यहां 21 तारीख को 9 बजे सुबह आपने 7,000 का पेमेंट दिया कैश. फिर 11 बजे 3,000 दिया कैश में. फिर 4 बजे और 5,000 दे दिया कैश में.
और फिर अगले दिन 23 जनवरी को 5,000 जो बचा है वो दिया कैश में। तो अब क्या करेंगे, आप डिसअलाउ करेंगे कितना, ये 21 तारीख को 3 पेमेंट कैश में किए, तीनों अदरवाइज देन पे अकाउंट पे चेक हो गए, तीनों अदरवाइज वाले, तो इन तीनों को ऐड करो, और ये तीनों को जब ऐड करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 15,000। तो ये 15,000 जो है ये डिसअलाउ हो जाएगा, और फिर ये 5,000 कैश में दिया लेकिन ये तो 10 के नीचे है और डेट अलग है, तो ये चल जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है समझ, सिंपल है। तो वापस आओ, अच्छा रुक जाओ, अब वो प्रोविजो जो था ना वो भी समझा देता हूं क्या है। प्रोविजो ऐसा है कि ये था आपका एक साल 16-17, एक्सपेंडिचर इनकर किया था आपने, इनकर्ड 17,000 बट नॉट पेड, 31 मार्च तक आपने कोई पेमेंट नहीं किया था, आउटस्टैंडिंग था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पर अगर आप बुक्स रखते हो अलाउ हो जाएगा। सो दिस वाज अलाउड एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर 16-17, ठीक है, अलाउ हो गया डिडक्शन। फिर क्या किया कि इन ईयर 18-19, 17-18 भी चलो छोड़ देते, 18-19 में आपने ये खर्चे का पेमेंट किया, यू पेड फुल 17,000 इन कैश, ठीक है, कब पे किया 18-19 में पे किया। तो अब क्या करेंगे अपन, अब ये कैश पे किया तो उसका मतलब ये हो गया कि डिसअलाउ होना चाहिए, डिसअलाउ होना चाहिए तो क्या 16-17 का असेसमेंट वापस से रीओपन करेंगे, इसका तो रिटर्न भी जा चुका, सब हो गया, टैक्स वैक्स पेमेंट हो गया, सब खत्म, तो क्या इसको वापस से रीओपन करेंगे और 17,000 को डिसअलाउ करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कौन जाएगा इतने चक्कर में, कौन पुराने असेसमेंट्स को रीओपन करेगा, जाने दो उसको, वो हो गया वो हो गया। लेकिन अगर ये 17,000 10 के ऊपर 17 तुमने कैश में पे किया तो इस 17 को हम क्या करेंगे, इट विल बी डीम्ड टू बी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी in previous year 18-19, that is the year in which the payment is made। तो कोई पुराने साल के खर्चे जिसका पेमेंट वहां हुआ नहीं था वो अगर आप करंट ईयर में करोगे, ये अपना करंट ईयर है मान लो, करंट ईयर में करोगे एट यानी अदरवाइज देन दोस 3 मेथड्स एक्सीडिंग 10,000 रुपीज या 35,000 एज द केस में भी ट्रांसपोर्ट में, तो फिर इसको इस साल में इनकम में ऐड कर देंगे, टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देंगे। आ रहा समझ में, पुराने असेसमेंट को रीओपन नहीं करेंगे, करंट ईयर में जब आपने पेमेंट किया तब उसको इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, सिंपल है। तो वो वहां लिखा है, देखो ये पूरा जो प्रोविजन है एक बार पढ़ लेना, इसमें वही लिखा है कि डिडक्शन हैज बीन अलाउड इन प्रीसीडिंग ईयर, कोई तो भी पहले साल में डिडक्शन मिला है, प्रीसीडिंग का मतलब अपने इमीडिएटली प्रीसीडिंग नहीं, एनी प्रीसीडिंग, एनी लिखा है देखो, एनी प्रीसीडिंग, और करंट ईयर में अपन ने पेमेंट किया, अदरवाइज देन बाय दीज 3 मेथड्स एक्सीडिंग 10 और 35, देन इट विल बी एडेड टू इनकम ऑफ दिस ईयर। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 2 दिए हैं कि एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे in cash exceeds 10,000, the whole amount will be disallowed under 43। तो whole amount मैंने आपको समझा दिया, whole amount का मतलब कि अगर 16 का पेमेंट किया है, कैश लिखा है यहाँ, उसमें बेरर चेक वगैरह भी आता है, इसका मतलब अदरवाइज देन दोस 3, अगर 16 है तो पूरा 16 डिसअलाउ होगा एंड नॉट 6, ये मैंने समझा दिया था आपको। दूसरा दिया है कि एक्सपेंडिचर शुड बी रेवेन्यू, ये भी समझा दिया, इन द सेंस के विच इज अलाउएबल एज डिडक्शन, जो अलाउएबल है उसको अपन लेंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस विच इज नॉट अलाउएबल
इज नॉट कवर्ड बाय 48(3). जो अलाउेबल एज नहीं है वो कवर्ड नहीं है। बाकी दो देखिए अपन ने अलग, एक वो 35(d) में अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं स्पेसिफाइड बिजनेसेस 100%, तो वहां पे भी ये पॉइंट है, वहां भी 10 के ऊपर है तो डिसअलाउ हो जाएगा अगर कैश में करते हो तो। और डिप्रिसिएशन में भी है, एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो तीन जगह हमने ये पॉइंट देखा, डिप्रिसिएशन के लिए कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, फिर 35(d) में भी डिडक्शन नहीं देंगे, और यहाँ पे रेवेन्यू जो आइटम्स है उसको भी डिसअलाउ करेंगे। उसके बाद फिर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है एक्सेप्शंस, रूल 6DD। अब ये जो एक्सेप्शंस है, अब ये रूल में एक्चुअली 20,000 लिखा है क्योंकि ये रूल पुराना है, पहले 20,000 की लिमिट होती थी, बट नाउ द लिमिट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 10, तो इसको भी आप यहाँ पे 10,000 कर दो, थर्ड लाइन में 20 को काट के उसको 10,000 कर दो। ठीक है, तो क्या बोलता है कि नो डिसअलाउंस विल बी डन इवन इफ द अमाउंट एक्सीड्स 10,000। कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर किया है तो भी कोई डिसअलाउंस नहीं होगा, ये सारे केसेस के अंदर। तो कितने केसेस है? बहुत सारे, लंबे चौड़े बहुत सारे केसेस है। ऊपर से एक बार पढ़ते हैं, 2-3 बार ऐसे ही पढ़ के रखने का है, कोई बहुत डेप्थ में जाके ऐसे समझने का कोई पॉइंट है ही नहीं इसमें, और रटने का भी नहीं है, जस्ट ओवरव्यू 2-3 टाइम्स। जैसे दिया है, पेमेंट इज मेड टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, बैंकिंग कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड मॉर्गेज बैंक्स, सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को अगर आप पेमेंट करोगे, फिर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब इनको क्या पेमेंट रहता है नॉर्मली? इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट एक्सपेंस का पेमेंट हम करते हैं ना इनको, इंटरेस्ट हो गया, कमीशंस हो गए, बैंक चार्जेस हो गए, तो ये सारे पेमेंट्स हम कैश में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई ब्लैक मनी जनरेट होता ही है नहीं। देखो लॉजिक नंबर 1 तो वही है कि अगर ब्लैक मनी जनरेट नहीं हो रहा तो फिर डिसअलाउंस नहीं होगा। यहाँ तो हम बैंक को पेमेंट कर रहे हैं ना, तो हम कैश में भी करेंगे लेकिन बैंक तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ब्लैक मनी। दूसरा, पेमेंट टू गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट को भी पेमेंट कर रहे हैं लाइक टैक्सेस, तो वो भी चलेगा। देन पेमेंट इज मेड टू मेड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू अ बैंक, ये रिकॉर्ड पे आता है। मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टीटी पेमेंट्स, ये नॉर्मली एक्सपोर्ट वगैरह में, इंपोर्ट में होते हैं, एमटीटीटी। देन बुक एडजस्टमेंट इन अ बैंक, मेरा भी अकाउंट उसी बैंक में, आपका भी अकाउंट उसी बैंक में, मैंने बैंक को बोला कि मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो बैंक के अंदर ही हो रहा है ना, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये जो है ना, ये है थ्रू बैंकिंग चैनल्स, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, वेयर द पेमेंट इज मेड थ्रू बैंकिंग चैनल। तो बैंकिंग चैनल से बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं, जैसे एलसी, एमटीटीटी, बुक एडजस्टमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब अलाउड है। Then where the payment is made by way of adjustment against the amount of any liability incurred by the assessee for the goods supplied or service rendered, यानी मुझे आपको कुछ पेमेंट देना है और आपसे कुछ मैंने सर्विसेज ली, तो मेरे को पेमेंट देना भी है और लेना भी है। मैंने आपको सर्विस दी, आपने मेरे को सर्विस दी, तो देना भी है लेना भी है, तो हम उसको सेट ऑफ कर देंगे ना बुक्स में, चलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर रिलेटेड परचेजेस, तो ये इनकम्स वैसे भी एग्जेम्प्ट है मोस्ट ऑफ देम, या बहुत ही रूरल एरिया और ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो वहां को मैंने कहा कैश दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कॉटेज इंडस्ट्री के अगर आप गुड्स परचेज करते हो विच आर मेड विदाउट एड ऑफ पावर, यानी बिल्कुल रूरल एरिया में जाके परचेजिंग कर रहे हैं और बैंक नहीं होते, कुछ नहीं होते, तो वो अलाउड है कैश में। देन पेमेंट इन अ विलेज और टाउन विच इज नॉट सर्व बाय अ बैंक, ऐसे कोई गांव खेड़े में जाके पेमेंट करना है जहां कोई बैंक ही नहीं है, तो वहां कैश चलेगा। या फिर नेक्स्ट पर पॉइंट में है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं ना, जैसे ग्रेचुइटी हो गया, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन वगैरह हो गया, तो वो अगर किसी को हम दे रहे हैं और अमाउंट भी बिल्कुल छोटा है, 50,000 से कम है, तो वो अपन कैश में दे सकते हैं।
फिर एक पॉइंट है कि पेमेंट इज मेड बाय एन असेसी बाय वे ऑफ सैलरी टू हिज एम्प्लॉई आफ्टर टैक्स डिडक्शन इट सोर्स, टीडीएस काट के, in accordance with 192, and where such employee is temporarily posted for continuous period of 15 days or more in a place other than his normal place of duty or on a ship. यानी हमारे एम्प्लॉइज है जो शिप पे काम करते हैं, क्रू मेंबर्स ऑफ शिप, तो अभी शिप पे है, घूम रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा वापस आने में, उतने समय के लिए हमको उनको पेमेंट करना है सैलरी का, तो क्या बैंक से करेंगे? तो अकाउंट पे चेक, वो भी उसके बैंक में जाएगा, वो बेचारा वहां से पैसे निकालेंगे कैसे? तो वहां उसको अपन कैश में दे सकते हैं। यह हमारा कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉई जो 15 दिन के लिए हमारे नॉर्मल प्लेस से बाहर है, उसका सर्विस दिल्ली में है, बट हमने उसको भेजा है अभी कोई गांव में 21 डेज के लिए ऑडिट के लिए, बीच में उसको सैलरी का पेमेंट करना है, तो अपन उसको वहां कैश में दे सकते हैं। या फिर डज नॉट मेंटेन एनी अकाउंट इन, या फिर नहीं सॉरी, एंड does not maintain any account in any bank at such place। जैसे मैंने कहा कि उस बंदे को मैंने एक दूसरे शहर भेजा काम करने के लिए, इस महीने में 21 दिन वो बाहर रहेगा, और जहां पे वो रहेगा वहां उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो फिर हम उसको कैश दे सकते हैं। लेकिन अगर उसका वहां बैंक अकाउंट है तो फिर अकाउंट पे चेक से देने का है, देन यू कैन नॉट गिव कैश। ये सब दो बार पढ़ के रखने का है, ठीक है। 15 दिन के लिए बाहर रहना चाहिए, ये एक एग्जाम में पूछता है, कई बार आ चुका है, इस पॉइंट को नोट करो। टीडीएस काट के सैलरी का पेमेंट करना है, कैश में कर सकते हैं अगर वो नॉर्मल प्लेस के बाहर है 15 दिन से ज्यादा के लिए, और वहां पर जहां वो है वहां पर उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। फिर डे ऑन विच बैंक्स आर क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे और स्ट्राइक, स्ट्राइक है, बैंक अकाउंट, बैंक ही बंद है, जैसे आजकल देखो अभी बहुत सारी छुट्टियां चालू है, तो बैंक बंद तो उस दिन अपन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है इंटरेस्टिंग, रिक्वायर्ड टू बी मेड, रिक्वायर्ड यानी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा उसके साथ था, जो लीगल रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट में, ड्यू डेट, तो हमको ड्यू डेट पे देना ही पड़ेगा, एंड दैट ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ हॉलीडे, तो फिर हम उसको कैसे देंगे? तो वहां पे फिर कैश अपन दे सकते हैं। लेकिन आप जानबूझ करके अगर ऐसा करोगे कि खास हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि आई विल पे यू ऑन 15 अगस्त, और फिर हम कहेंगे अरे 15 अगस्त तो बैंक बंद है, चलो कैश दे दे, तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। जानबूझ के किया तो नहीं चलता, बट कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड, कॉन्ट्रैक्ट बना, उसमें हर मंथ में अपने को 15 तारीख को पेमेंट देना है, जैसे लिखा ही है कॉन्ट्रैक्ट में, लिखा है एवरी मंथ 15th इज योर ड्यू डेट, और इस महीने की 15th 15 अगस्त को आ गई, तो फिर हम कैश दे सकते हैं। इट्स अ जेन्युइन केस। फिर वो ये है, एक दो पॉइंट और है, एजेंट के थ्रू पेमेंट करना, और मनी एक्सचेंज डीलर्स जो रहते, ऑथराइज डीलर ऑफ मनी चेंजर, उनको देना, ऐसे अलाउड है। फॉर फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स लेना है अपने को, तो उसके लिए अपन कैश दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ है, इसको 2-3 बार पढ़ के रखो, ठीक है। और फिर 47, 49 अब 2-2 मिनट के बता ही देता हूं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी 47 में है, इसी लेक्चर में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी का मतलब है कि ग्रेचुइटी देने का है अपने को, अपने एम्प्लॉइज को, उसका प्रोविजन अगर बनाया है, प्रोविजन वर्ड को अंडरलाइन करो चारों तरफ से, तो वो डिसअलाउड है। प्रोविजन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन उसके एक्सेप्शन में दिया है कि अगर ये अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड अपन ने ओपन किया है, उसमें कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, तो वो अलाउड है। थ्रू अप्रूव ग्रेचुइटी फंड, ये सेक्शन 36 में पढ़ा था अपन ने, वो अलाउड है। या फिर प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी दैट हैज बिकम पेएबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो पेएबल हो चुका है एक्चुअल में, उसको अलाउड है। तो कुछ समझ में नहीं आया, लेट्स सी। इसको एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं कि क्या है। अब देखो, ग्रेचुइटी का मतलब क्या है? जो अमाउंट अपन एम्प्लॉई को पे करते हैं ऑन हिज रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ
सर्विस, करेक्ट। रिटायरमेंट या टर्मिनेशन पे जो पे करना है वो होता है। अब एक एम्प्लॉय अपना मिस्टर कौन, मिस्टर नितिन, ठीक है। इसको सर्विस तो 30 साल की है और उसका ज्वाइनिंग डेट 2015 में है। 2015 में ज्वाइन किया, 30 साल की सर्विस। वैसे आजकल कोई टिकता नहीं है एक कंपनी में 30 साल, चेंज करते रहते हैं, लेकिन ठीक है हमारे हिसाब से तो भैया हमने 30 साल का उसको अपॉइंटमेंट दिया है। अगर सब कुछ बराबर चलेगा, उसको भी कंपनी अच्छी लगती है और अपने को वो अच्छा लगता है तो चलेगा 30 साल। नाउ इन 2017 हम सोच रहे हैं कि देखो अब इसको 2 साल हो गए एंड ही इज अ गुड एम्प्लॉय एंड नॉर्मली ही विल सर्व फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यार जब ये रिटायर होगा तब हमको उसको ग्रेचुइटी देनी पड़ेगी। और ग्रेचुइटी का नॉर्मली अपन पेमेंट कितना करते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में अगर आप पढ़ोगे 1972 पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में तो लिखा होता है 15 डेज वेजेस फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो उसका 2015 कंप्लीट हो गया, 16 कंप्लीट हो गया, 2 साल तो कंप्लीट हो गए, तो 2 साल के 15-15 दिन का उसका पेमेंट ऐसा समझो कि लायबिलिटी अराइज हो गई है हमारे ऊपर। मान लो कि कल भी अगर जाता है, वैसे तो एक उसमें कंडीशन होता है 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस भी होना चाहिए, तो अभी मान के चलते कि 5 साल वो कंटिन्यू करेगा और जाएगा तो हमको उसको ग्रेचुइटी देनी पड़ेगी 15 डेज हर साल का। तो अपन सोचे कि देखो 2 साल उसके हो गए तो उतनी लाइबिलिटी तो हमारी अराइज हो गई, तो उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उसकी 2 इयर्स लाइबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो कैसे करेंगे, एंट्री पास करेंगे ना, ग्रेचुइटी पेएबल, यानी व्हाट विल डू, विल मेक प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। हम एक प्रोविजन बनाएंगे, मान लो 36,000 रुपए का प्रोविजन बनाए, तो ये होता है प्रोविजन। अब बताओ कि ये प्रोविजन करंटली पेएबल अमाउंट का है कि फ्यूचर में जो अराइज होने वाला है वो है, फ्यूचरिस्टिक है। अभी वो रिटायर थोड़ी हुआ है, अभी पेएबल थोड़ी बना है। अगर वो रिटायर होगा और जब होगा तब लाइबिलिटी अराइज होंगी, तो इसको क्या कहेंगे अभी अपन, लाइबिलिटी इन फ्यूचरो यानी कि विच इज गोइंग टू अराइज इन फ्यूचर, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि इस प्रोविजन का आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, दिस विल बी डिसअलाउड। तो आपने क्या किया, आपने एंट्री मारी होंगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी अकाउंट, P&L डेबिट में आ गया है, उसको ऐड बैक कर दो। P&L डेबिट में दिखेगा ना प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, उसको उठा के ऐड बैक कर देंगे, सीधा डिसअलाउ करेंगे। क्यों, इसका रीजन क्या दिया गवर्नमेंट ने, रीजन ये है, हिडन दिया तो कुछ नहीं, कि ये कॉन्टिंजेंट फ्यूचर लाइबिलिटी है, इट इज नॉट accruing right now, it will accrue when he will retire, when he will resign। तब तक तो ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको डिसअलाउ किया है। लेकिन दो ऐसे, अच्छा सॉरी, एक आपको थोड़ा सा लॉ में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड और समझाता हूँ कि ये ग्रेचुइटी का एक्चुअल रिकॉर्डिंग होता कैसे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ा होगा इसमें आपने, और अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट पढ़ा है आप लोगों ने, जिसमें होता क्या है, देखो ग्रेचुइटी के अकाउंटिंग के लिए 3 तरीके होते हैं। एक होता है आप इंश्योरेंस करवा लो, निकलवा लो फॉर योर लाइबिलिटी टू पे ग्रेचुइटी। जैसे कि ये मिस्टर जो भी था नितिन अपना ज्वाइन करता है, तो अपन इंश्योरेंस कंपनी से इसका इंश्योरेंस निकलवा लेंगे, ग्रेचुइटी इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, जिसमें हर साल हम प्रीमियम भरते रहेंगे, कंपनी प्रीमियम भरती रहेगी, और जब ये एम्प्लॉय रिटायर होगा जब भी,
तब ये पॉलिसी मैच्योर होंगी और उसका पैसा उसको दे देंगे एज ग्रेचुइटी। तो जितना पैसा 15-15 दिन का हर साल का देना है ना, तो मैं उसको एज अ प्रीमियम करके इंश्योरेंस कंपनी को पे करते जाता हूं, तो उसको कहते हैं इंश्योरेंस। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि वील पे प्रीमियम एवरी ईयर। तो ये प्रीमियम बेस्ड डिडक्शन अपन क्लेम कर रहे हैं। इसका डिडक्शन मिलेगा कि डिसअलाउ होगा? इसका डिडक्शन मिलेगा। प्रीमियम पेड का डिडक्शन अलाउड रहता है। इनफैक्ट अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट पढ़ोगे तो उसमें कंपलसरी इंश्योरेंस रहता है। एवरी कंपनी हैज टू गेट इट्स लायबिलिटी कंपलसरीली इंश्योर्ड। नहीं अगर आप कराते तो दूसरा ऑल्टरनेटिव आप ये कर सकते हो कि खुद का ग्रेचुइटी फंड बनाओ। सेकेंड ऑप्शन होता है ग्रेचुइटी फंड। तो ग्रेचुइटी फंड ऑप्शन में क्या रहता है कि आप खुद का फंड मेंटेन करो और हर साल उसमें कंट्रीब्यूशन डालो। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, हर साल कंट्रीब्यूशन टू फंड की एंट्री पास करेगा। विल ओपन अ ग्रेचुइटी फंड, उसको इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव करवाना पड़ता है, फिर इसका नाम होता है अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, और फिर हर साल हम इसके अंदर कंट्रीब्यूशन डालते जाएंगे। तो जैसे आपका सर्विस पीरियड बढ़ते जाएगा तो हर साल में आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूशन डालते जाऊंगा, और फिर जब आप रिटायर होंगे तो आपके फंड में जो बैलेंस बना होगा, जो मैंने डिपॉजिट किया प्लस उसके ऊपर जो इतने सालों का इंटरेस्ट जमा होगा, वो सब आपको दे देंगे एज ग्रेचुइटी। तो उसको कहते हैं ग्रेचुइटी फंड मेथड। तो फंड मेथड में हम कंट्रीब्यूशन डालते हैं हर साल। इसका डिडक्शन मिलेगा क्या? यस, इसका भी डिडक्शन अलाउड है 36 के अंदर। इसका तो स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 36, आई थिंक 15 या 15A है, और ये है 37(1). ग्रेचुइटी प्रीमियम का 37(1) में डिडक्शन मिलेगा, ग्रेचुइटी फंड का 36 में मिलेगा। अगर ये दोनों मेथड ना फॉलो करके आप एक्चुअल पेमेंट पे क्लेम करते हो, एक्चुअल पेमेंट, जब कुछ मत करो, ना तो फंड बनाओ ना इंश्योरेंस लो, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा पेमेंट दे देंगे, खत्म, तो उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? यस, एक्चुअल पेमेंट में भी आपको डिडक्शन मिलेगा 37(1) के अंदर। तो तीन तरह से आप डिडक्शन ले सकते हो, प्रीमियम पे करके, फंड में कंट्रीब्यूशन डाल करके, या एक्चुअल पेमेंट करके। प्रीमियम, फंड या एक्चुअल। अब ये तीनों ना करके आपने क्या किया कि प्रोविजन बनाया, यानी ना तो आपने फंड ओपन किया, ना इंश्योरेंस निकाला, ना एक्चुअल पेमेंट किया, प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। तो ये डिसअलाउड है, ये डिसअलाउड है। लेकिन इसमें भी क्या है कि दो पॉइंट क्या है कि अगर एम्प्लॉई इस साल में रिटायर हो गया है, एम्प्लॉय रिटायर हो गया है, तो ये कौन सा केस है? ये एक्चुअल पेमेंट का केस है कि हम ये दोनों मेथड फॉलो नहीं कर रहे, हम एक्चुअल पेमेंट पे क्लेम करेंगे। तो इस साल 31 मार्च को हमारा एम्प्लॉय नितिन रिटायर हो गया है। अब रिटायर हो गया लेकिन 31 मार्च को पेमेंट तो किया नहीं हमने उसको, अभी कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर पेमेंट करेंगे, चेक निकालेंगे। तो 31 मार्च को हमने प्रोविजन की एंट्री पास की, अमाउंट पेएबल की एंट्री पास की, तो उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? यस, इसका डिडक्शन मिलेगा बिकॉज हियर द अमाउंट हैज एक्चुअली बिकम पेएबल ड्यूरिंग द ईयर। तो ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नहीं है, ये प्रेजेंट लाइबिलिटी है, मैच्योर्ड लाइबिलिटी है, असर्टेन्ड लाइबिलिटी है, क्योंकि अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। 31 मार्च को अमाउंट कितना देना है वो अपने को पता है, ठीक है, कैलकुलेशन अप्रैल में भी किया, लेकिन पता तो चल गया ना कि मार्च में इतना देने का था, रिटायर हो चुका है, तो हम उसका प्रोविजन बनाएंगे और उसका डिडक्शन मिलेगा। तो इसका भी डिडक्शन अलाउड है 37(1) के अंदर, इवन ऑन पेएबल बेसिस। लेकिन अगर ये रिटायर्ड भी नहीं हुआ है, कंटिन्यूइंग एम्प्लॉई है, तो कंटिन्यूइंग एम्प्लॉई है तो फिर वहां पर अमाउंट क्या है? कॉन्टिंजेंट, ये कॉन्टिंजेंट, तो यहां पे डिसअलाउड है।
40A7 में स्पेसिफिकली डिसअलाउड है। आया समझ में अभी पूरा? इसको याद रखने का है। और इसके अंदर एक पॉइंट और लिख देता हूं, वो भी याद रखने का है। ये जो ग्रेचुइटी फंड का कंट्रीब्यूशन है ना, दिस इज, ये 2 पॉइंट देखो मैं लिखता हूं, ये भी आप याद रखो। अच्छा है, चार्ट मैंने बना दिया आपके लिए। अलाउड अंडर 36 बट सब्जेक्ट टू 43B, दिस इज सब्जेक्ट टू 43B। यानी ये कंट्रीब्यूशन जो हम डाल रहे हैं, ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले चले जाना चाहिए। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले जाना चाहिए, नहीं गया तो डिसअलाउ होगा। फिर अलाउ होगा उस साल में जब हम कंट्रीब्यूशन एक्चुअली डालेंगे, एक्चुअल पेमेंट पे फिर बाद में अलाउ कर देंगे। तो इट इज सब्जेक्ट टू 43B। इंश्योरेंस इज नॉट सब्जेक्ट टू 43B। ये प्रीमियम अगर ड्यू भी हो गया इस साल में तो डिडक्शन मिल जाएगा, आप पे करो या मत करो। लाइबिलिटी अराइज हो गई है, डिडक्शन क्लेम कर लो। तो यहां 43B नहीं लगता। ग्रेचुइटी फंड में 43B लगता है। एक्चुअल पेमेंट में 43B लगता है क्या? जैसे मैंने ये प्रोविजन मारा, एक्चुअल पे कर दिया तो जाने दो। अगर ये प्रोविजन बनाया, देखो रिटायर्ड एम्प्लॉई है, हमने प्रोविजन बनाया, ये प्रोविजन बनाया लेकिन 31 जुलाई या सितंबर जो अपना ड्यू डेट है उसके पहले हमने पे नहीं किया। एम्प्लॉय रिटायर हो चुका है, प्रोविजन बनाया मगर पे नहीं किया, तो डिडक्शन मिलेगा कि डिसअलाउ मिलेगा। सो दिस प्रोविजन which is allowed is not subject to 43B, not subject to 43B। यानी वो पेमेंट करो मत करो ड्यू डेट के पहले, इट विल बी अलाउड। और यहां भी लिख दो, इंश्योरेंस में भी लिख दो, नॉट सब्जेक्ट टू 43B। But this contribution is subject to 43B। आया समझ में? तो कभी एग्जाम में आ जाएगा कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड नॉट पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तो उसको करेंगे डिसअलाउ। और अगर आ गया प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी फॉर अ रिटायर्ड एम्प्लॉई, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी फॉर अ रिटायर्ड एम्प्लॉई या विच हैज बिकम पेएबल ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तो डिडक्शन मिलेगा क्या? यस। और अगर आया इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ग्रेचुइटी बट नॉट पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, डिडक्शन मिलेगा क्या? यस। तो ये और ये डिसअलाउ नहीं होंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन वाला अगर केस है और ड्यू डेट तक पे नहीं हुआ तो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। याद रहेगा? वेरी गुड। तो यह बन गया कंप्लीट चार्ट ऑन ग्रेचुइटी। इंटरेस्टिंग। वो लोग चार्ट वार्ट की बुक बना बना के बेचते हैं आजकल, बहुत सारे ऑथर्स आ गए, लेकिन मैं तो ऐसे ही बना देता हूँ, बहुत सारे चार्ट्स आपको बना के दूंगा। वो चार्ट की बुक क्या है कि अलग से खरीद लो ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये पूरा लिखा हुआ आपको कहीं से मिल जाए तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में तब आता है जब हम एक एक पॉइंट को लिखते हैं, समझ समझ के बनाते हैं, तब उस चार्ट का मतलब होता है। अच्छी बात है। चलो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इस लेक्चर का। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू नॉन स्टैट्यूटरी फंड्स, बिल्कुल एक छोटा सा लाइन में है। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू नॉन स्टैट्यूटरी फंड्स ऑफ एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉय के नाम से अपन ने कोई फंड बनाया और उसमें कंट्रीब्यूशन डाला, तो अगर वो स्टैट्यूटरी फंड है, स्टैट्यूटरी यानी एज पर द लॉ है, तो डिडक्शन मिलेगा। अगर वो एज पर लॉ नहीं है तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो लॉ के हिसाब से कौन से फंड्स होते हैं वो दिए, देखो यहाँ आरपीएफ होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड जो अभी हमने ऊपर में देखा, और पेंशन फंड। ये 36 में देखा था मैंने, पेंशन फंड।
ये 4 फंड में कंट्रीब्यूशन अलाउड है, अलाउड है। और इसके अलावा अगर आप कोई फंड ओपन करोगे एम्प्लॉय के नाम से, मेडिकल एड फंड, दिस फंड, दिवाली फंड, क्रिसमस फंड, ईद फंड, फलाना फंड, ढिंकाना फंड, डिसअलाउ, सब डिसअलाउ। तो इसमें मेजर एग्जांपल्स ऑफ डिसअलाउंस में आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये डिसअलाउंस में आता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉइज, क्या करने का है, डिसअलाउ। और ऐसे बाकी भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, उसको डिसअलाउ करने। अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, डिसअलाउ। So this was section 40A 3, 7 and 9, 3 सबसेक्शंस अपन ने इसमें देखे। वेरी गुड।